हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं जो हम लोगों ने कैपेसिटर के कुछ क्वेश्चन दिए किए थे इससे पहले और कुछ होमवर्क भी दिए थे। शायद आप लोगों ने बनाया भी, कुछ लड़कों ने भेजे भी है मुझे। ठीक है, बहुत से लोग गलती भी किए हैं और बहुत से लोगों ने सही किए हैं। यदि आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, घर में अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपसे सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेंगे, है ना। अदरवाइज फिर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है आपके पास दिख रहा है स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन दिख रहा है कि आपके पास में एक कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए फर्स्ट इसको देखते हैं हम। इसको फर्स्ट कंडीशन देते हैं। तो देखिए ये वाले एक दूसरे के कैसे दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे के कैसे दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी जगह में कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड मिलके कितना हो जाएगा। पैरेलल में मैंने बोला था डायरेक्ट कैपेसिटर कैसे होते हैं, जुड़ते हैं। तो 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड मिलकर कितना हो गया, 2 माइक्रोफैराड। तो अब इसकी जगह कैसा डायग्राम बन जाएगा, ये बन जाएगा, सॉरी ये कैसा हो गया आपका 2 माइक्रोफैराड। और फिर उसके बाद 1 माइक्रोफैराड पहले से रखा हुआ है यहाँ पे, ये हो गया आपका, ये हो गया 1 माइक्रोफैराड। फिर देखो उसके बाद फिर से पुनः वैसे ही दिखाई दे रहा है, 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड मिलके पैरेलल में कैसे हो जाएंगे 2 माइक्रोफैराड। ये कैसे हो गए आपके 2 माइक्रोफैराड। तो अब दिख रहा है हमको यहाँ से डायरेक्टली, है ना। फर्स्ट कंडीशन को जब हमने सॉल्व किया तो इसको मैं अलग अलग करके नहीं दिखा रहा, उसके पहले बहुत सारे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर चुके हो, है ना। तो ये हो गया 2 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। तो ये सभी चीजें आपके पास में जो दिखाई दे रही, कैसी दिखाई दे रही है, पैरेलल में दिखाई दे रही है। तो पैरेलल में दिखाई दे रही है तो लगा देते हैं फार्मूला सीधे डायरेक्टली। तो जब पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा 1/c टोटल। यदि निकालते हैं अपन उसका तो किसके बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, बहुत से लड़के गलत कर देते हैं यहाँ पे इसको लेने में। इसको आपको जैसा लिया मैंने उसी प्रकार से आपको लेना है, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। अदरवाइज यहाँ पे गलती होती है और आपका आंसर कुछ और आ जाता है। देखिए एलसीएम कितना आएगा, 2 1 और 2 है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 1 टाइम में 1 का इंटू 1 से करेंगे तो 1 प्लस 1 से 2 कितने टाइम में कैंसिल आउट होगा, 2 टाइम में 2 का इंटू 1 से करेंगे तो 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 1 टाइम 1 का इंटू 1 से करेंगे तो 1। तो इस प्रकार से आपका फाइनली जो हो गया 2 + 1 3 3 + 1 4/2। तो 2 से काट देते हैं 4, 2 1 2 2 दूनी 4, 2 टाइम में कैंसिल आउट हो गया। तो ये किसका मान निकला अभी 1/ct का मान। ये किसका मान है 1/ct का। तो ct की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 1/2। ठीक है, माइक्रोफैराड, या इसी को क्या बोल सकते हैं अपन 0.5 माइक्रोफैराड। क्लियर है। तो आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन है उसी प्रकार से सॉल्व करना है। यदि आप 1 को अगर आप अच्छे से नहीं लोगे तो आप यहाँ पे क्वेश्चन गलत होता है और आपका आंसर कुछ भी डिफरेंट आना शुरू हो जाता है। क्लियर है, तो नोट कीजिए इसको कि जो भी क्वेश्चन यदि आपको सॉल्व करना है बिल्कुल बहुत अच्छे से सॉल्व करना है ना। एलसीएम लेते आना चाहिए, मैथ से सॉल्व करते आना चाहिए। मैंने पहले भी बोल चुका है आपको कि ज्यादातर कोशिश हमारी ये रहेगी आप लोगों के साथ में कि आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करें। क्लियर है, ठीक है, नोट करो। ठीक है, फिर देखते हैं। ये आपके पास में क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, बहुत से क्वेश्चन बहुत से बच्चे क्या कर रहे थे, इस क्वेश्चन को गलत किए हैं। ठीक है, तो गलत नहीं करना है। फाइनली आप देखते थे यहाँ से एक पॉइंट और यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता था और आपको उसको सॉल्व करने बहुत इजी जाती थी। लेकिन क्या होता था कि यहाँ बीच में देखो, बीच में अभी आपके पास में ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में क्या करना है, अपने को क्या करना है, इसका
टोटल कैपेसिटेंस का मान ज्ञात करना है। तो जब भाई टोटल कैपेसिटेंस का मान इस पॉइंट पे ज्ञात करना है तो कोई इशू थोड़ी है, कोई दिक्कत थोड़ी। देखो इतने भाग को भूल जाओ, यहाँ से इस साइड का भाग भूल जाओ तो ये दिख रहा है, ये एक सीरीज दिख रहा है, फिर इधर का यदि भूल जाओगे तो एक सीरीज दिख रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहले ये सीरीज में दिख रहा है 1 8 और 8, ठीक है। जब ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं तो इसका सीरीज देखते हैं, है ना। 8 ओम के दो रेजिस्टेंस है, सीरीज में जुड़े हैं, तो कैसे हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन इस साइड को दे देते हैं फर्स्ट, इस साइड को दे देते हैं सेकंड, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8, ठीक है। इसको सॉल्व जब करेंगे, है ना, क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे 1/8 प्लस 1/8 एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम बताइए, 8 हो जाएगा एलसीएम होगा, 8 एलसीएम होगा तो 8 से 1 टाइम में कैंसिल आउट होगा 1, और इससे भी 1 टाइम में कैंसिल आउट होगा 1, तो यहाँ पे कितना बचा फाइनली 2/8, तो 2 चौके 8, ठीक है। तो ये 1/CT का मान था, CT1 नाम दे देता हूँ इसको मैं। इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई आपको 1/4, कितनी हुई 1/4, तो CT1 की वैल्यू कितनी हो गई 4, काय में इकाई आएगी इसकी माइक्रो फेरेड, काय में आ जाएगी इकाई इसकी माइक्रो फेरेड। तो देखिए इसका इस साइड से हमने मान ज्ञात कर लिया, अब इसका इस साइड से भी देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो 1/CT2 कर देते हैं इसको, ये किसके बराबर हो जाएगा 1/10, ठीक है, प्लस 1/10। तो इसको भी देखते हैं अपन, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 10, सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2/10, 2 पंचे 10, कितना हो गया इसका भी 5 माइक्रो फेरेड। तो देखो CT1 और CT2 का मान निकल गया, है ना, ये CT2, तो CT1 प्लस CT2 का मान जब निकल गया तो ये देखो आपका जो डायग्राम बन जाएगा इस प्रकार से, अब आपका बन जाएगा। तो ये दोनों कैसे बन गए आपके पास में, देखो हाँ, यहाँ से ये पॉइंट था ये, है ना, और ये पॉइंट आ गया इसका ये, है ना, इस प्रकार से आपका ये पॉइंट आ गया ये। तब देखो ये यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, मतलब ये दोनों कैसे दिखा रहे हैं, ये कितने ओम का है 5 फेरेड का है, 4 माइक्रो फेरेड का, और ये कितना है 5 माइक्रो फेरेड का। तो ये दोनों देखो, ये दोनों एक दूसरे के अब कैसे दिखा रहे हैं पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे कैसे दिखा रहे हैं पैरेलल। तो पैरेलल का फार्मूला लगा देते हैं, यहाँ बनाते हैं इसको। तो पैरेलल के लिए कितना हो जाएगा, पैरेलल में मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि पैरेलल में जो कैपेसिटेंस क्या होता है डायरेक्टली सीधे जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो सीधे जुड़ जाएंगे तो 4 माइक्रो कितना हो जाएगा CT इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 कितना हो गया 9 माइक्रो फेरेड। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बाकी आपको बस सॉल्व अच्छे से करना था कि इसको करना क्या था। मेन चीज आपको यहाँ पहचानने में दिक्कत जा रही थी, ये पहचान नहीं पा रहे थे, इस वजह से बहुत से बच्चे लोग इस क्वेश्चन को गलत किए हैं। क्लियर है, लीजिए नोट्स को जल्दी से। तो देखते हैं हम कैपेसिटर में संचित ऊर्जा, ठीक है। तो कैपेसिटर में जो संचित ऊर्जा होती है होती क्या है, अब मैं आपको इसके पहले बता चुका हूं कि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में जो ऊर्जा संचित होती है, ऊर्जा जिसमें स्टोर होती है वो कहाँ होती है, तो आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कहाँ होती है कैपेसिटर में स्थिर जो ऊर्जा जो होती है स्टोर कहाँ होती है, कहाँ होती है, प्लेटों में होती है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लेटों में नहीं होती। आपको हमेशा याद रखना है कैपेसिटर में जो भी ऊर्जा संचित होती है उसके डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होती है, कहाँ होती है, उसके डाइलेक्ट्रिक माध्यम में होती है। ये किसके कारण होता है ये भी पूछता है, किसके कारण होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस के कारण। ये दो चीज हमेशा याद रखना है, जो कैपेसिटर में जो संचित ऊर्जा होती है कहाँ होती है, तो कहाँ होती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, और यदि बोलता है किसके कारण होती है तो किसके कारण होती है आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस के कारण। तो दो चीज आपको अच्छे से याद रखना है, यदि ये चीज आपको नहीं पता रहेगी तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को गलत करके आ जाओगे। क्लियर है ना, तो हमेशा याद रखना है कि कैपेसिटर में जो संचित ऊर्जा होती है वो हमेशा होती है उसके डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, और यदि उसको किसके कारण होती है बोलता है तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस के कारण, ठीक है। तो बात करते हैं जो संचित ऊर्जा की, तो ऊर्जा जो होती है आप लोगों ने देखा होगा, है ना, जो ऊर्जा होती है आप लोगों ने देखा होगा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, है ना। तो आपकी जो गतिज ऊर्जा होती है ना, ये क्या होती है, गतिज ऊर्जा 1/2 mv² आप लोगों ने पढ़े होंगे पहले,
और हमेशा जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा कौन सी ऊर्जा काम की आती है? गतिज ऊर्जा काम में आती है। आप लोगों ने देखा होगा ऊर्जा या करंट का प्रभाव तो कैसे भी हो सकता है। आप लोग जूता मार के पैर में जमीन में जूते मारोगे, उससे भी एक क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। आप लोगों ने देखा होगा चिंगारी उत्पन्न होती है, लेकिन वो क्या कभी कोई काम में आती है? क्या नहीं आती है। तो हमारी वो गतिज ऊर्जा नहीं है बल्कि स्थिर ऊर्जा है। तो हमेशा गतिज ऊर्जा काम में आती है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर की, तो किस में बात करेंगे हम? विद्युत में। किसमें बात करेंगे हम? विद्युत में। तो विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होगी? 1/2। अब हम बात कर रहे हैं किसमें? कैपेसिटर में। तो जब कैपेसिटर में बात करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगी? CV²। ठीक है, CV²। तो जो यदि आपको बोले कैपेसिटर में जो संचित ऊर्जा होती है किसके बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है? 1/2 CV²। और ऊर्जा की इकाई क्या होती है? क्या होती है? जूल। पता है ना आपको? ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल। तो हमेशा जो विद्युत ऊर्जा हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी? 1/2 CV² के। अब हमको पता है C = क्या होता है? Q/V के। C = किसके होता है? Q/V के। तो अगर यदि इसको हम बोले, इसका एक पहला फॉर्मूला क्या होगा? ये वाला। अब हमको पता है C = किसके होता है? Q/V के। और यदि हम इसका मान यहाँ रखते हैं, C की जगह क्या रख देते हैं? Q/V। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1/2 C की जगह रख देते हैं Q/V। और पहले से ऑलरेडी V² है, और V से क्या हो गया? एक V क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली अब हमारे पास क्या बचा? 1/2 QV। दूसरी इकाई, यदि दूसरे अगर फार्मूला की बात करते हैं तो दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? इस रूप में हो जाएगा कि C = कितना हो जाएगा? 1/2 QV जूल। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, पावर में भी देखे, पावर में भी ऐसे फार्मूले हमने तैयार किए थे, है ना। तो ओम के नियम लगा के हमने पावर के फार्मूले लगाए थे। तो हमेशा ये चीज याद रखना है आपको कि यदि एग्जाम में कुछ भी पूछता है तो फार्मूले, जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कोई क्वेश्चन में आवेश दे दिया जाए, वोल्टेज दिया जाए और बोल दिया जाए कि उस कैपेसिटर में संचित ऊर्जा कितनी होगी, तो आपको ये फार्मूला लगाना है। यदि किसी क्वेश्चन में ये दे दिया जाए, वोल्टेज दे दिया जाए और उसका कूलम्ब का मान दे दिया जाए, C का मान दे दिया जाए, तो और उसमें बोल दिया जाए कि ऊर्जा कितनी होती है, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है ना। तो आपको फार्मूला लगाते आना चाहिए। और यदि आपके पास में, अब यहीं से देखते हैं, V = किसका हो जाएगा? Q/C के। V को यहाँ ले लेंगे, C को यहाँ ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? V = Q/C। तो जब V का मान हम Q/C के रूप में लेंगे तो उस कंडीशन में इसमें फार्मूले मान रखते हैं 1/2। ठीक है, V की जगह क्या रख देंगे हम? Q/C। V की जगह हम क्या रख देंगे? Q/C। तो मान रखते हैं इसमें, देखो 1/2 C। ठीक है, ये हो गया C। V की जगह क्या रख देंगे? Q/C का स्क्वायर। तो इसको करते हैं सॉल्व। 1/2 C इंटू एक कितना हो जाएगा? Q का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा? C का स्क्वायर। तो ये C के बाद में से एक C कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली अब आपके पास क्या बचा? 1/2 कितना बच गया? Q² अपान C। तो इसकी भी इकाई क्या हो जाएगी? जूल। तो आपके पास में फाइनली आपके पास में कैपेसिटेंस, सॉरी इसी नहीं होगा, है ना, बल्कि क्या हो जाएगा? ऊर्जा। एनर्जी को ई से शो करते हैं, है ना, ई। ठीक है, तो फाइनली आपके पास में जो ऊर्जा के हैं 3 फार्मूले आपके पास मिल गए हैं। फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया आपके पास थर्ड। तो तीनों ही फार्मूले का आपको एग्जाम में कभी भी कोई ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल में अपन इन तीनों ही फार्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि जो कैपेसिटर है उसमें जो है संचित ऊर्जा, उसका मान हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को सॉल्व करते बिल्कुल अच्छे से बनना चाहिए आपको, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? तो ये तीनों ही फार्मूले, इनको नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है,
देखते हैं अब कैपेसिटर का वोल्ट एम्पियर अभिलक्षण। तो कैपेसिटर का जो होता है वोल्ट एम्पियर अभिलक्षण होता है क्या एक्चुअल में, है ना। तो जो कैपेसिटर होगा, तो कैपेसिटर में हमको पता है ये जो Q इज इक्वल टू किसके होता है, CV के। Q इज इक्वल टू किसके होता है, CV के। इसके पहले हम पढ़ते आ रहे हैं, तो Q इज इक्वल टू किसके होता है, CV के, ठीक है। अब क्या होता है, यदि इसके वोल्टेज में परिवर्तन होता है, समझ में आ रहा है ना, कैपेसिटर की प्लेट पे यदि क्या हो रहा है, वोल्टेज परिवर्तन हो रहा है, तो वोल्टेज यदि परिवर्तन होगा तो इसमें क्या होगा, इसके आवेश में भी परिवर्तन होगा, सीधी सी बात है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो इसके आवेश में परिवर्तन होता है किसके, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, ये कितना आएगा dq, और किसके रिस्पेक्ट में होता है हमेशा, टाइम के, dq अपॉन dt। c कांस्टेंट चीज होती है c, ये कितना हो जाएगा dq अपॉन dt इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक है। इसका हो जाएगा dv अपॉन dt। तो देखो ये क्या हो रहा है, आवेश में परिवर्तन, ये क्या हो गया, वोल्टेज में परिवर्तन। तो अब जो कैपेसिटर की जो प्लेट होती है, प्लेट में यदि उसके वोल्टेज में परिवर्तन होता है तो केवल तभी उसमें चार्जिंग करंट परिवर्तित होती है या प्रवाहित होती है, समझ में आ रहा है ना। हमेशा याद रखना कि कैपेसिटर का वोल्ट एम्पियर अभिलक्षण की बात करते हैं तो कैपेसिटर की जो वोल्टेज में परिवर्तन होगा, जो उसकी प्लेटें होती है ना, कैपेसिटर में क्या होती है, प्लेट होती है, दो प्लेट होती है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, इसके पहले बता चुका हूं मैं। तो यदि उनकी प्लेटों पे यदि हम जो पोटेंशियल यानी प्रोवाइड करते हैं, पोटेंशियल देने पे यदि उसके विभवांतर में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो ही उसके आवेश में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ये चीज याद रखना हमेशा, देखो है ना। Q इसको यदि बोल सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V, यदि विभवांतर में परिवर्तन होगा तो ही उसके क्या होगा, आवेश में परिवर्तन होगा। तो वही चीजें हैं कि यदि dv अपॉन dt, यदि वोल्टेज में परिवर्तन हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ही उसके आवेश में परिवर्तन होगा। तो वही बोला जाता है कि कैपेसिटर की प्लेटों में यदि विभवांतर में परिवर्तन होता है तो ही उसके आवेश में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और तभी से उसमें क्या होती है, जो चार्जिंग करंट होती है, चार्जिंग करंट उसी के कारण क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो इसको यदि हम चाहो तो ऐसा बोल सकते हैं, तो क्या हो रहा है, वोल्टेज में परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें जब चार्जिंग करंट प्रवाहित होती है तो इस भाग को क्या बोल सकते हैं, चार्जिंग करंट। तो इसको अपन हमेशा नाम दे देते हैं IC इक्वल्स टू CdV अपॉन dt। मतलब क्या हो रहा है कि वोल्टेज में परिवर्तन किए तो ही उसमें क्या हो रही है, चार्जिंग करंट क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो हमेशा ये चीज याद रखना है कि कैपेसिटर में जो होती है चार्जिंग करंट किसके बराबर होती है, उसके आवेश में परिवर्तन की दर के बराबर होती है। समझ में आ रहा है, चार्जिंग करंट किसके बराबर होती है, उसके आवेश में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, उसके चार्जिंग करंट कहलाती है, ठीक है। दूसरी चीज, अब यदि बोल रहा है कैपेसिटर वोल्टेज में परिवर्तन का क्या करता है, हमेशा विरोध करता है। तो जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर क्या हो रहा है कि उसमें जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज में यदि परिवर्तन होता है तो उसका क्या करता है, हमेशा विरोध करता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तीसरी चीज क्या होता है कि यदि डीसी सप्लाई अगर हम अप्लाई करते हैं किसी कैपेसिटर के लिए, तो पूर्ण चार्ज जो कैपेसिटर होगा, है ना, जो चार्ज कैपेसिटर होता है, चार्ज कैपेसिटर ये ओपन सर्किट, और जो डिस्चार्ज कैपेसिटर होता है, डिस्चार्ज कैपेसिटर ये शॉर्ट सर्किट। हमेशा ये चीज याद रखिएगा आप लोग कि ये जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर जब हम इसको क्या करेंगे, डीसी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, डीसी सोर्स से इसको कनेक्ट करते हैं, तो जब डीसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो जो चार्ज कैपेसिटर होता है ना, यदि जो कैपेसिटर यदि मान लो चार्ज हो गया है, समझ में आ रहा है, चार्ज कैपेसिटर होगा वो क्या करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, समझ में आ रहा है ना, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और जो डिस्चार्ज कैपेसिटर होता है, जो डिस्चार्ज होगा वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि पूछता है एग्जाम में, जब कैपेसिटर को डीसी अप्लाई की जाती है तो उस कंडीशन में चार्ज कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है ना, कैसे व्यवहार करता है। तो आपको पता होना चाहिए कैसे व्यवहार करता है, ओपन सर्किट की तरह, और डिस्चार्ज कैपेसिटर हमेशा किसकी तरह बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। क्लियर है, तो इसमें नोट कीजिए कुछ। देखिए कैपेसिटर की प्लेट पर यदि वोल्टेज परिवर्तित होता है, यदि वोल्टेज परिवर्तित होता है
तभी उसमें चार्जिंग करंट प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, कैपेसिटर वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है। नेक्स्ट लिखिए, फुल चार्ज कैपेसिटर को डीसी सप्लाई देने पर वह ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है या बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, डिस्चार्ज कैपेसिटर को यदि डीसी सप्लाई दी जाती है तो यह शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है। बहुत ज्यादा आईएमपी है। यदि चार्जिंग करंट क्या होती है बोला जाए तो आवेश में परिवर्तन की दर ही क्या कहला रही है, चार्जिंग करंट कहलाती है। तो आवेश में परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट में होता है, यदि वोल्टेज में परिवर्तन होगा, है ना, कैपेसिटर की यदि प्लेटें हैं उनको जब विभवांतर दी जाएगी तो विभवांतर में परिवर्तन के कारण ही क्या होगा, उसके आवेश में परिवर्तन होगा, और ये आवेश में परिवर्तन ही उसकी क्या कहलाती है, चार्जिंग करंट कहलाती है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको हिस्सा है, आपको याद रखना है। तो चार्जिंग करंट किसके परिवर्तन की दर है, आवेश में परिवर्तन की दर। यदि कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर जो होता है वो हमेशा क्या करता है, वोल्टेज में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है ना। कैपेसिटर क्या होता है, सीधी सी बात है, यदि वोल्टेज यदि बार बार परिवर्तित होगा, कम ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आवेश का मान भी क्या होगा, कम ज्यादा होगा, और किसी कंडीशन वश उसके ब्रेक डाउन होने के, फॉल्ट होने के या पंचर होने की भी संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए क्या होता है कि कैपेसिटर यदि किसी, जैसे मान लो पंखा हो गया, है ना, या आपके घर में जो मोटर लगी रहती है, मोटर में भी क्या रहते हैं, कैपेसिटर लगे रहते हैं। यदि वोल्टेज का मान कम ज्यादा होगा, क्योंकि पहले प्रारंभिक सप्लाई तो आपको कहाँ आएगी, कैपेसिटर में आएगी। तो यदि वोल्टेज का मान यदि कम ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में आपके यहाँ की मोटर भी क्या होती है, खराब होने लगती है। तो वही चीजें हैं, यदि कैपेसिटर के मान में परिवर्तन होगा, वोल्टेज के मान में परिवर्तन होगा तो कैपेसिटर उसका क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, सो नोट कीजिए। तो देखते हैं टेस्टिंग ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर को कैसे टेस्ट करना है। ठीक है ना, आप लोग क्या करते हो, घरों में आते हो तो जैसे आप कभी कैपेसिटर लेके आते हो खरीद के, है ना, कैपेसिटर को कैसे ले आते हो, मार्केट से यदि यदि मार्केट से खरीद के ले आ रहे हो तो आप क्या करते हो, कैपेसिटर को लेके आते हो, घर में ले आओगे, बोर्ड में क्या होता है, प्लग में कैपेसिटर के दोनों प्लग को डालते हो, स्विच को ऑन करने के बाद में क्या होता है, वो कुछ देर में चार्ज हो जाता है, और उसके बाद में उसके दोनों टर्मिनल को कैसे करते हो, शॉर्ट करते हो। शॉर्ट करके यदि आवाज आती है तो आप समझ जाते हो कि कैपेसिटर सही है ना। ये ऐसे अपन जनरली तौर पे चेक करने के लिए हम ऐसा यूज करते हैं, लेकिन ये विधि कहीं से भी कहीं तक ठीक नहीं है, क्योंकि सपोज मान लो
कैपेसिटर यदि अंदर से शॉर्ट सर्किट रहा तो उस कंडीशन में अगर फट जाए, मान लो वो क्या हो जाए कि पंचर हो जाए, ब्रस्ट हो जाए, है ना, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपको उससे दुर्घटना हो सकती है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे अपन को लैब वगैरह में कैपेसिटर वगैरह को टेस्ट करना है तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम ओम मीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ओम मीटर का। तो एग्जाम में याद रखना है कि कैपेसिटर को किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है, ओम मीटर के द्वारा टेस्ट किया जाता है। किसके द्वारा टेस्ट करते हैं, ओम मीटर के द्वारा। तो अब देखिए ओम मीटर हमने लगा दिया है। ओम मीटर के साथ में क्या किया हमने, कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल, दो वायर निकलते हैं, हमेशा देखना आप घर में या कभी देखे होंगे अपने लोगों ने आईटीआई में या पॉली में जब प्रैक्टिकल किए होंगे, तो कैपेसिटर के दो टर्मिनल बाहर निकले हुए रहते हैं। तो ये जो दोनों टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल को हमने क्या किया कि जो आपका ओम मीटर होगा, ओम मीटर में दो प्रोब लगाएंगे, है ना, एक रेड प्रोब लगेगा और एक ब्लैक प्रोब रहेगा। दो लीडें रहती है, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की। तो रेड कलर की लीड को और ब्लैक कलर की लीड को, तो एक साइड से एक पॉइंट को और दूसरे साइड से दूसरे पॉइंट को कैपेसिटर के साथ में जब हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जब हम दोनों को कैपेसिटर के दोनों प्रोब को कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल के साथ यदि हम कनेक्ट करते हैं और दोनों को कनेक्ट करने के बाद में क्या हो रहा है कि पहले क्या होगा कि जैसे कनेक्ट करेंगे तो पहले क्या होगा, 0 ओम दिखा रहा है। पहले क्या दिखा रहा है, 0 ओम दिखा रहा है। और 0 ओम दिखाने के बाद में जब दोनों को कनेक्ट करने के बाद फिर 0 के बाद में क्या हुआ, बढ़ते बढ़ते वो कहाँ आ गया, इनफिनिट ओम। कितने ओम, अनंत ओम, अनंत ओम तक आ गया। पहले कहाँ था, वो काटा, सपोज मान लो काटा यहाँ था, फिर क्या हुआ, बढ़ते 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 इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया, अनंत इनफिनिट ओम तक यदि आ जाता है, यदि पॉइंटर इस प्रकार से बढ़ते हुए यहाँ तक यदि आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम समझ जाते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है वो कैपेसिटर कैसा है, बहुत अच्छा है। मतलब कैपेसिटर में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं है। क्लियर है ना कि दोनों टर्मिनल को किसके, ओम मीटर के जब दोनों टर्मिनल को कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं तो फर्स्ट में क्या होता है कि उसमें जो कैपेसिटर है 0 रीडिंग शो करता है और फिर बढ़ते बढ़ते कहां तक आ जाता है, इनफिनिट ओम तक। तो इनफिनिट ओम तक आ रहा है, मतलब कि आपका जो कैपेसिटर है जो मूव कर रहा है वो जो है आपके यहाँ पे काम करने लायक है, बिल्कुल सही कैपेसिटर है और हम उसका क्या करेंगे, सही यूज कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन समझ में आई। सेकंड कंडीशन की यदि बात करते हैं तो सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपका जो कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर को जैसे हमने कनेक्ट किया है ना, कैपेसिटर को क्या किया, कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के पश्चात जो दोनों लीडों को कैपेसिटर के दोनों वायर से कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करने के बाद में हमने देखा कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो है लगातार क्या कर रहा है, 0 रीडिंग शो कर रहा है। लगातार कितनी रीडिंग शो कर रहा है, 0 रीडिंग। मान लो क्या बोल रहा है कि जो कैपेसिटर है बार बार क्या कर रहा है, 0 रीडिंग शो कर रहा है। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई ये बार बार 0 रीडिंग शो कर रहा है, तो इससे क्या समझ में आता है कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर आपका कैसा है, शॉर्ट सर्किट है। मतलब कि अब हमको उस कैपेसिटर को यूज नहीं करना है। अब मान लो अगर आप लोगों ने शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर को प्लग में लगा दिया, प्लग को ऑन कर दिया, तो उस कंडीशन में कैपेसिटर के पंचर होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। और पंचर होगा तो कैपेसिटर में प्लेटें होती है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम वगैरह रहता है, जब वो फटेगा तो उससे क्या होगा, आपको नुकसान हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है किसी प्रकार की। समझ में आ रहा है? तो जैसे हम उसको ओम मीटर में कनेक्ट करेंगे, लगातार वो क्या होगा, 0 रीडिंग दिखाएगा। इस कंडीशन में हमें समझ जाना है कि जो कैपेसिटर है आपका कैसा है, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, थर्ड कंडीशन देखते हैं कि यदि कैपेसिटर के जो ब्लैक प्रोब है और रेड प्रोब को कैपेसिटर के दोनों पॉइंट से अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने के बाद में क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो 0 ओम रीडिंग दिखाएगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग में कितनी रीडिंग दिखाएगा, वो 0 ओम रीडिंग दिखाएगा। लेकिन उसके बाद में क्या होगा, जो कैपेसिटर होगा उसकी रीडिंग क्या होगी, ये जैसे मान लो ये हो गया आपका मेगा ओम, ये हो गया किलो ओम, है ना, इस रूप से इसके प्रोब बने हुए रहते हैं। तो जो इसकी रीडिंग है धीरे धीरे बढ़ते हुए तक कहाँ आ रही है, किलो ओम तक आ रही है। कहाँ तक आ रही है, किलो ओम तक आ रही है। 0 से कहाँ तक आ रही है, किलो ओम हो रही है। किलो ओम हो रही है मतलब क्या दिख रहा है कि भाई प्रॉपर पूरी तरह से उतना ओम रेजिस्टेंस तक नहीं आ पा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कैपेसिटर कहीं ना कहीं से लीक है। समझ में आ रहा है ना, कैपेसिटर कहीं ना कहीं से लीक है, इसलिए क्या हो रहा है, प्रॉपर वो अपनी रीडिंग नहीं दिखा पा रहा है। तो इस कंडीशन को हम हमेशा ये बोलेंगे कि कैपेसिटर जो है ऐसी स्थिति में क्या होता है, ओपन सर्किट, सॉरी इसको ये बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो कैसा होता है, लीकेज होता है। समझ में आ रहा है ना।
तीनों कंडीशन समझ में आई। लीकेज कंडीशन क्या आगी कि 0 ओम से कुछ किलो ओम तक यदि रीडिंग देता है तो क्या होगा, लीकेज कैपेसिटर यदि वो 0 बार बार क्या हो रहा है कि 0 ही कंडीशन को शो कर रहा है, मतलब कि वो तो शॉर्ट सर्किट हो गया। और यदि 0 से लेके कंटिन्यू इन्फिनिट तक आ रहा है, मतलब कि उस कंडीशन को हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो कैपेसिटर है वो कैसा है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। क्लियर है? तीनों चीज को याद रखना है, तीनों चीज को नोट करना है। पूछता है एग्जाम में, बार बार पूछता है कैपेसिटर को कैसे चेक करते हैं, तो पूछता है किसके द्वारा चेक करते हैं कैपेसिटर को, हमेशा किसके द्वारा करते हैं, ओम मीटर के द्वारा शब्द। ठीक है, तो नोट करना शुरू कीजिए। लिखिए, फर्स्ट लिखिए, देखो कैपेसिटर को चेक करने के लिए ओम मीटर का यूज करते हैं, ओम मीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखिए, ओम मीटर की लीड या वायर को, ओम मीटर की लीड या वायर को कैपेसिटर से जोड़ने पर यदि प्रारंभ में वह 0 ओम तथा कुछ देर पश्चात वह अनंत या मेगा ओम, कुछ देर पश्चात वह अनंत या मेगा ओम शो करता हो तो कैपेसिटर सही होता है, कैपेसिटर सही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए, यदि ओम मीटर लगातार शून्य रीडिंग दिखाता है तो ऐसी स्थिति में कैपेसिटर शॉर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, यदि कैपेसिटर की रीडिंग प्रारंभ में 0 ओम तथा कुछ देर बाद किलो ओम शो करती है, तो इस स्थिति में कैपेसिटर
लीकेज होता है, इस स्थिति में कैपेसिटर लीकेज होता है। ठीक है, तो तीनों ही कंडीशन आपको पता हो गई। कैपेसिटर को कैसे चेक करना है, कैपेसिटर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी करवा के हो गए हैं, है ना। तो आपको इन सब चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। जो चीज़ आपको बेसिक पढ़ा के हो चुका है, जितने देर से अभी काफ़ी क्लासेस लग चुकी है आप लोगों की, कैपेसिटर से रिलेटेड, रेजिस्टेंस, है ना, बेसिक बहुत सारी क्लासेस लग चुकी है। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छे से कॉपी तैयार कीजिए, है ना। और उसके बाद में नेक्स्ट हो सकता है कि एक टेस्ट आप लोगों का होगा। ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।